नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 10% कोटा को वैध घोषित किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईडब्ल्यूएस कोटा डज नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपहोल्डिंग 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये भी कहा है कि भाई ये जो संविधान संशोधन है ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन की बात जल्दी से कर लेते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन इवॉल्व हुई है, इट इज अ जुडिशियल डॉक्ट्रीन जो कि केशवानंद भारती केस के द्वारा इवॉल्व की गई। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के फर्दर जजमेंट्स में इसमें पॉइंट्स को ऐड किया जाता है। ये 1973 का जजमेंट था, जिसमें ये कहा गया कि 368 आर्टिकल 368 जिसको जो पार्लियामेंट को अधिकार देता है संविधान में संशोधन करने का, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का, ड्यू टू दिस डॉक्ट्रीन या इस डॉक्ट्रीन के बाद ये कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन पार्लियामेंट के द्वारा नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा करता पाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी उसको इनवैलिडेट घोषित कर सकती है। जो केस था वो एक्चुअली इसीलिए था कि 103rd अमेंडमेंट जो किया गया है, जो संशोधन किया गया है, वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को वायलेट कर रहा है और वो इक्वालिटी के लॉ को भी वायलेट कर रहा है। इसी के बारे में आज हम बात करते हैं। चलिए सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे यानी आज ही अपनी हियरिंग में, जब वो सुनवाई कर रहे थे क्लच ऑफ पिटिशंस, जो बहुत सारी पिटिशंस थी जिसने चैलेंज किया था संवैधानिक वैधता 103rd संविधान संशोधन की, ये कहा कि रिजर्वेशन जो है आर्थिक आधार पर, वो ना तो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है संविधान के, और ना ही इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूं एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया गया था इस पूरे केस के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम 5 जजेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जजमेंट आया है वो 3:2 की मेजोरिटी से आया है। मतलब 3 जजेस ने फेवर में बात की है, 2 जजेस इसके अगेंस्ट थे, लेकिन मेजोरिटी ने 3 ने बात की, तो ये वैलिडेट हो गया है, इसको कोटा वैलिड हो गया है। ठीक है, उन्होंने इसके फेवर में बात की है। तो जस्टिस दिनेश महेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी एंड जेबी पर्दीवाला, दे रूल्ड इन द फेवर ऑफ कोटा। वहीं दूसरी तरफ हमारे चीफ जस्टिस यू ललित एंड जस्टिस एस रविंद्रन भट्ट, उन्होंने इसको डिसेंट किया है। नाउ 103rd जो अमेंडमेंट था, इसने इंट्रोड्यूस किया था 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। कहाँ कहाँ पर? एडमिशंस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के, और साथ साथ गवर्नमेंट जॉब्स में भी। इसी के बारे में, इनके जजमेंट्स की बात करेंगे, साथ में इसको समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स को ये प्रभावित कर रहा था और क्या संशोधन था वो भी समझेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, मेरी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। चलिए एक एक करके आप जजेस के व्यू पॉइंट्स देखते हैं, जो फेवर में बात करें और जो अगेंस्ट में जिन्होंने बोला है। फेवर में उन्होंने क्या रीजंस दिए हैं? तो जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने कहा कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन है, ये इक्वालिटी कोड को वायलेट नहीं करता और ना ही ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। और जो ब्रीच है ना 50%, वो वायलेट नहीं करती बेसिक स्ट्रक्चर को। क्यों? अब इससे क्या हुआ है ना, 50% से ज्यादा कोटा चला गया है। अगर ये 10% कोटा वैलिडेट है तो इसका मतलब 50% की जो सीलिंग है उसको क्रॉस करके 10% एक्स्ट्रा कोटा चला गया है, जो कि कहा जाता है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। तो यहाँ पर जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने कहा कि नहीं, ये वायलेट नहीं कर रहा है। और सीलिंग लिमिट जो है वो यहाँ केवल 16, 4 एंड 5 में है। फंडामेंटल राइट टू अपॉर्चुनिटी जो है ना, उसमें दी गई है। ठीक है, वहीं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा, इन्होंने अग्री किया जस्टिस महेश्वरी की स्टेटमेंट के साथ और कहा कि कोटा जो है उसको एक पॉजिटिव एक्शन की तरह लेना चाहिए पार्लियामेंट के, और ये बिल्कुल भी वायलेट नहीं कर रहा है राइट टू इक्वालिटी को आर्टिकल 14 के अंडर, और ना ही ये वायलेट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। ये ध्यान में रखना चाहिए। साथ में इन्होंने कहा जो ईडब्ल्यूएस कोटा है वो बिल्कुल भी जो रिजर्व क्लासेस हैं, जो रिजर्व सेक्शन है, उनकी राइट्स का वायलेशन नहीं है, क्योंकि वो उसके बाहर है। एक्चुअली ये जनरल कैटेगरी में रिजर्वेशन आता है ईडब्ल्यूएस जो है ना, इन जनरल। मैं आपको समझाऊंगी इसके बारे में आगे। साथ में इन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी थी उसको लाया गया था इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, कास्ट सिस्टम के द्वारा। लेकिन 75 सालों के बाद हमको उस पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है, ताकि हम लिव अप कर पाए टू द फिलोसफी ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यानी कि जो 75 साल पहले प्रावधान किए गए थे, अब जिस तरह से सोसाइटी में बदलाव आ रहा है, उसकी वजह से जो भी इन्फ्यूजन होना चाहिए वैल्यूज का, ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी,
उसको ध्यान में रखते हुए इन पॉलिसीज को चेंज करने की, रिविजिट करने की जरूरत है। तो अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट इन द सोसाइटी, द लॉ शुड बी एक्सेप्टेड दैट वेज। इनका बेसिकली कहना यहाँ पर ये है। जस्टिस पर्दीवाला की अगर हम बात करें तो वो भी पॉजिटिव थे, उन्होंने भी फेवर में कहा इस जजमेंट, इस अमेंडमेंट के, सॉरी, उन्होंने भी अपहोल्ड किया कोटा। अकॉर्डिंग टू हिम रिजर्वेशन इज नॉट एन एंड, ये कोई अंत नहीं है, ये सिर्फ तरीका है टू सिक्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है ना, सामाजिक और आर्थिक न्याय को स्टैब्लिश करने के लिए एक रास्ता है, मीन्स है। इट मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम अ वेस्टेड इंटरेस्ट, और ये केवल सिर्फ इंटरेस्ट नहीं बन जाना चाहिए। reservation should not continue for indefinite period of time so as to become vested interest। मतलब हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन की, उसके लिए आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। जैसे जैसे बदलाव है उसके अकॉर्डिंग समय अनुसार रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट में भी थोड़े थोड़े बदलाव प्रोबेबली आने चाहिए, और ये वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए किसी एक सेक्शन का। बेसिकली फेवर में थे जस्टिस पर्दीवाला भी। वहीं जस्टिस भट्ट की और जस्टिस चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगर हम बात करें तो उन्होंने डिसेंट किया है बाकी जजेस के आर्ग्यूमेंट्स को, जजमेंट्स को, और उन्होंने कहा है कि अमेंडमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो संविधान की वो प्रोहिबिट करती है किसी भी तरह का भेदभाव, और कहीं ना कहीं इस तरह की जो अमेंडमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो स्ट्राइक करती हैं द हार्ट ऑफ क्वालिटी कोड, जो मतलब हमारी बेसिक्स हैं। इस तरह का जो ब्रीच अगर हम अलाउ करते हैं, जो ब्रीच एक्चुअली 50% की जो कैप दी गई थी ना इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद, उसका इंटेंट था कि भाई एक लिमिट हो हर चीज की। पर अगर हम इस ब्रीच को अलाउ करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो कंपार्टमेंटलाइज कर रहे हैं, हम और फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, हम अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए। दिस इज व्हाट ही सेड हियर। ठीक है, जस्टिस चीफ जस्टिस यूयू ललित ने अग्री किया जस्टिस भट्ट के व्यू पॉइंट से, जिसके बाद अगर हम जजमेंट की बात करें तो जजमेंट 3-2 से आया, लेकिन क्योंकि 3 जजेस ने मेजोरिटी से फेवर में डिसीजन लिया तो इट वाज अपहोल्ड, मतलब उसको वैध घोषित किया जाएगा। ठीक है, ये फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है। चलिए जल्दी से बैक टू बेसिक्स चलते हैं और देखते हैं क्या कानून है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पे। तो 103 संविधान संशोधन 2019 में किया गया था, जिससे कि संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में एक एक क्लॉजेज ऐड किए गए। 15 में छठा क्लॉज और 16 में भी छठा क्लॉज ऐड किया गया, जो प्रोवाइड करता है 10% रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस अदर देन, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, किससे परे, ऑलरेडी बैकवर्ड क्लासेस एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन था, उसके बाहर, इन कैटेगरीज के बाहर ईडब्ल्यूएस दिया जाएगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, और साथ साथ रिक्रूटमेंट में भी। इनिशियल रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के बाद प्रमोशंस की बात नहीं कर रहे हैं, इनिशियल रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 क्लॉज ऐड किए गए 15 और 16 में, राइट टू इक्वालिटी में आता है ये, है ना, उसमें ईडब्ल्यूएस ऐड कर दिया गया। रैशनल क्या था इस अमेंडमेंट का, इट वाज टू एम्पावर कुड एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट, की स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए कि वो इकोनॉमिक बेसिस पे, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन प्रोवाइड करे। और उसमें कुछ कंडीशंस ऐड की गई थी 2, जैसे कि लैंड साइज ओन्ड, एनुअल इनकम, मतलब उसमें कुछ वो लगा दिया गया था, बेसिकली क्रीमी लेयर कह सकते हैं कि भाई कितनी जमीन किसी के पास है, कितनी उनकी एनुअल इनकम है। इन आधारों को संज्ञान में रखते हुए इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिलना चाहिए अदर देन बैकवर्ड क्लासेस एससी एसटी कैटेगरी। ठीक है, अब आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 15 किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे कास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे 15 में क्लॉज ऐड किया गया है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 16 में आ जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे ऐड कर दिया गया कि भाई ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के साथ भी भेदभाव ना हो, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ कर दिया। वहीं आर्टिकल 16 जो है वो गारंटी करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज, अवसर समानता, अवसर की समानता पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। और जो एडिशनल क्लॉजेस थे जो ऐड किए गए, उन्होंने पार्लियामेंट को ये पावर दी कि वो स्पेशल लॉज बना सके ईडब्ल्यूएस के लिए भी, जैसा उन्होंने बनाया है एससी एसटी और ओबीसी के लिए। तो बेसिकली इक्वालिटी स्टैब्लिश करने के लिए और ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देने के लिए क्लॉजेस ऐड किए गए 15 और 16 में। नाउ जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है वो ग्रांट किया गया था बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कमीशन, जिन्होंने जो हेड की गई थी बाय मेजर जनरल एसआर सिन्हू। ठीक है, कमीशन जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा मार्च 2005 में, उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी जुलाई 2010 में। और क्या कहा गया है सिन्हू कमीशन के द्वारा, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन आएंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, किसको आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर सिन्हू कमीशन ने रिकमेंड किया, कहा था कि जो भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल फैमिलीज हैं,
within the general category, not the reserved other backward class, SC ST, जनरल कैटेगरी में जो BPLs हैं, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको नोटिफाई किया जाना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। और साथ ही ऐसी फैमिली जिनकी एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज बिलो द टैक्सेबल लिमिट, जो टैक्सेबल लिमिट से कम है, उनको आइडेंटिफाई होना चाहिए एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस अकॉर्डिंग टू सिन्हो कमीशन, जिसके बाद ये रिजर्वेशन का प्रावधान आया। सो इसको वैलिडेट कर दिया गया और रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। आई होप आपको समझ में आया हो, लेकिन आई वांट टू नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि जो रिजर्वेशन को वैलिडेट किया गया है, 10% की जो ब्रीच, जो इंदिरा साहनी जजमेंट में 10% की कैप थी, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में ऐसा रिजर्वेशन दिया जा सकता है, आपके अकॉर्डिंग क्या ये एक सही डिसीजन है? इससे पहले इसके बारे में हम बात कर चुके हैं इन द प्रीवियस सेशंस ऑल्सो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, और आप सब्सक्रिप्शन के लिए कोड यूज कर सकते हैं NDLive10 टू अवेल 10% डिस्काउंट। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप ये कोड यूज कर सकते हैं दोस्तों। बैचेस 3 तारीख से शुरू हो गए हैं हमारे, कॉम्पीट लाइव है, इसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। UCSC 13 तारीख को होने वाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। 0% EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है आपके लिए। नाउ टेस्ट सीरीज में मेंस में 79 में से 57 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे टेस्ट में से थे, अभी जाकर एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आप अवेल कर सकते हैं, जहां पर आपको डैफ एनालिसिस, मॉक इंटरव्यू, स्टेट स्पेसिफिक क्लासेस, करंट अफेयर क्लासेस, ये सब मिल जाएंगी। दीज आर फ्री सेशंस, गो अटेंड दैट नाउ। डाउट ब्राउज फीचर भी अवेल कर सकते हैं आप। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। कमेंट सेक्शन में अपने व्यू पॉइंट जरूर बताइएगा अबाउट दिस लेटेस्ट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। Thank you so much. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much, guys.